तो बिल्कुल स्टार्टिंग है ये। और हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए भी और फाइनल के लिए भी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिकली ये सिखाया जाता है कि हम अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे करें, और अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड मेंटेन तभी होगा जब सब लोग एक ही तरीके से अच्छे से अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल एक ही तरीके से कहेंगे, सबको बोला जाएगा बस यही करना है, तो इसे बोलेंगे रिजिड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक स्ट्रिक हो जाएगा कि आपको यही करना है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही फॉर्मूला या एक ही मेथड या एक ही पॉलिसी होती है। जैसे आपको याद हो, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फीफो भी होता है, एवरेज मेथड भी होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक ही हो, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इस सिचुएशन में ये ऑप्शन अच्छा रहेगा और ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन दो तीन कई जगह दो तीन मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आप बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, ऑडिट करेंगे अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो आपको देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग हुई है या नहीं। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं हुई है, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे कि भाई यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं हुई है, इसकी वजह से इस ईयर पर ये इफेक्ट आया है, फ्यूचर में ये इफेक्ट आएगा, है ना। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली बेसिक पुराने टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंड एस के नाम से जानते हैं, जो एक्चुअल में आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में, और मल्टीनेशनल कंपनीज भी उन्हें ही अप्लाई करती है। तो उसका ही इंडियन वर्जन है इंड एस, जो फाइनल में आप पढ़ेंगे। और ये मानकर चलिए इंड एस और आईएफआरएस 99% सेम है। तो सेम है इंडिया एस, क्योंकि इंडिया के हिसाब से है, तो आईएफआरएस पूरी दुनिया के हिसाब से। तो जो इरेलीवेंट चीजें थी आईएफआरएस में, उसको इंडिया में नहीं लिया, इंडिया एस में। दूसरा, कुछ चीजें कार्स इन कार्स आउट बोलते हैं उसको, कि कुछ दो चार पांच चीजें नई ले ली, कुछ चीजें हटा दी, बस बहुत थोड़ा सा माइनर सा 1-8% का फर्क है। बाकी इंडिया एस और आईएफआरएस दोनों बिल्कुल सेम है। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पुराने टाइप वाले हैं। पुराने टाइप वाले का मतलब ये नहीं कि अब अप्लाई नहीं होते, अप्लाई अभी भी होते हैं। लेकिन क्या हो गया, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज है, से 250 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है, उन पर नए टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे। और छोटे बिजनेस के लिए पुराने टाइप के, जो नए टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं, वो थोड़े से ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, थोड़े से ज्यादा वहां पर मुश्किल मतलब चीजें करनी है हमें, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो वो छोटे बिजनेस के लिए फिजिबल नहीं है, इसलिए वो थोड़े बड़े बिजनेस के लिए ही अप्लाई होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बेसिक बातें हम सारी जानने वाले हैं। कब क्या होता है, क्या इसका मतलब है, क्या किन के लिए एप्लीकेबल है, किन के लिए नहीं है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज पर है, ये सब कुछ हम यहाँ आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इसमें हम लोग कैसे काम करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या रहेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस, देखो होता क्या है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने का जिम्मा किसका है? मैनेजमेंट का। हम बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं कि वो सही तरीके से बनाई गई है या नहीं, सही तरीके से किया गया है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आती हैं, मालूम है क्या क्या आता है? एक तो बैलेंस शीट आती है, और P&L आता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट होता है लिस्टेड कंपनी के केस में। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट वगैरह बहुत सारे होते हैं जो आते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन रेस्पेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हमें बताता है। और ये कौन कौन जानना चाहता है? इन्वेस्टर्स, ओनर्स, क्रेडिटर्स, है ना। ये सब लोग जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी जानना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने हर एक कंपनी अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाती है।
दूसरी बिजनेस अपने हिसाब से दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगा। अगर हर कोई अपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाएगा और उसको कंपेरेबल नहीं है जो, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप एक वैसे हमारे कंपटीटर है, उसका प्रॉफिट कितना, उसकी सेल कितनी, हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन करने लायक तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और ये बताता है कि ये पॉलिसी बेहतर है, इसको आपको लगाना चाहिए, ताकि आप इन पॉलिसी को अप्लाई करिए, ताकि आप अपने पुराने बिजनेस, पुराने सालों के, पिछले साल उससे पहले के प्रॉफिट को आपस में कंपेयर कर सके और ही दूसरे बिजनेस के साथ आप अपने बिजनेस को कंपेयर कर सके। एक वर्ड आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसे हम गैप के नाम से जानते हैं। ये क्या है कि आप जिस कंट्री में हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, वहाँ कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हाँ भाई ऐसे ही होता है। तो वो कल्चर भी होता है। आपने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम लोग इन सब चीजों को देखते हैं। तो एक तरीके से सही अकाउंटिंग करने के लिए जो हम जनरली काम करते हैं उसे हम गैप बोल देते, इसे गैप बोल देते हैं, GAAP, गैप। तो इसका मतलब कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है जो बिजनेस जनरली फॉलो करता है। तो जनरली जो आप फॉलो करते हैं उसे हम गैप बोल देते हैं, नाम में ही आ रहा है जनरली। तो गैप एक कॉम्बिनेशन है ना, कुछ पॉलिसीज ये सब कि भैया जनरली यही हम करते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर इनको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और इंडिया में इसको इंड AS के नाम से जानते हैं। ये नया सेट ऑफ वर्जन है। पुराने सेट ऑफ वर्जन को हम किस नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो नया सेट है उसे इंड AS बोलते हैं। IFRS नया नाम है, पुराना नाम इनका होता था, वर्ल्ड वाइड जो एप्लीकेबल होता था उसका पुराना नाम होता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसका वर्जन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। IFRS का वर्जन क्या है, इंड AS। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट इशू करती है विद द सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो कंपनी लॉ मैटर्स में देखते हैं, उसे हम MCA बोल देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट in consultation with National Financial Reporting Authority covering the following aspect of accounting transaction or event in the financial state। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन गवर्नमेंट रिटन डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो इशू कौन करता है, गवर्नमेंट, और सपोर्ट ऑल लोगों की भी रहती है। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा किसी भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, किसी भी चीज को हम रिकॉग्नाइज करें या नहीं अकाउंटिंग में। अगर किसी को रिकॉग्नाइज करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए उसका मेजरमेंट कैसे होगा वो हमें बताया जाएगा। मेजरमेंट होने के बाद उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, कहाँ पर लिखेंगे उसको, और उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसे डिस्क्लोज कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें 4 चीजों के बारे में बताता है। रिकॉग्निशन, कैसे किसी चीज को रिकॉग्नाइज करें, मतलब जनरल एंट्री क्या बनाएं किसी चीज की, उसे कहाँ लिखें, लिखें या ना लिखें बैलेंस शीट में। मेजरमेंट, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तीसरा प्रेजेंटेशन, उसे कहाँ P&L में, बैलेंस शीट में, कौन से हेड के अंदर, कौन से सब हेड में लिखा जाएगा। और उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी कि उसे कैसे डिस्क्लोज हमें करना है। तो ये 4 चीजें हमारे सामने रहती है। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 चीजें, ठीक है, तो ये 4 चीजें इसमें रहती है। तो पर्पस क्या है कि एक तो हमारा जो इन्वेस्टर है उसे टाइमली टाइमली और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले, टाइमली इंफॉर्मेशन मिले और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि पैसा उनका काफी लगा हुआ है, तो वो चाहेंगे कि उनको समय से सही इंफॉर्मेशन मिले। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है कि
उसको कंपेरेबल बनाने के लिए आपको सही रास्ता दिखाता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो वही ऑब्जेक्ट है हमारे कि हम रिकॉग्नाइज कैसे करें इवेंट और ट्रांजैक्शंस को, मेजर कैसे करें किसी भी इवेंट या ट्रांजैक्शन को, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे हो, और लास्ट में क्या था, डिस्क्लोजर कैसे रहे उसका। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 चीजों के बारे में बात करता है। तो हमारे पास बेनिफिट क्या होंगे? एक तो अगर बहुत ही ज्यादा अल्टरनेट अकाउंटिंग मेथड्स हैं जिनका कोई जरूरत नहीं है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको हटा देगा, और जो जरूरत के हैं उनको लिमिटेड करके बता देगा कि आपको ये वाले यूज करने हैं या ये पॉलिसी अपनानी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका मेनली क्या है, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। बहुत सारे मेथड होते हैं वैल्यूएशन के। एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नाम सुना है कभी? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपके फाउंडेशन में भी था। एक होता है लीफो, वो क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वो ये कहता है लीफो नहीं लगाओ क्या, मतलब वो स्पेसिफिकली नहीं बोलता लीफो नहीं लगाओ, वो ये कहता है आप कौन कौन से मेथड लगाओगे, यूज कर सकते। उसमें फीफो है, वेटेड एवरेज है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, ऐसे है, लेकिन उसमें लीफो नहीं है। अब लीफो नहीं होने का मतलब है कि हम उसको यूज ही नहीं कर सकते जब वो है ही नहीं। तो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर वो मेथड खत्म हो गया, ऐसे ही 36 और मेथड है वो सब खत्म हो गए क्योंकि वो नहीं होंगे। ऐसे डेप्रिसिएशन के भी, कॉस्ट को कैपिटलाइज करने में कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करें किसको ना करें, वो सारी बातें हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल सेट ऑफ पॉलिसी हम लगा दें कि भैया यही लगानी है, तो ये तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या रहता है कि कुछ सेट ऑफ पॉलिसी के ऑप्शंस होते हैं, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाला गया 1। क्या कहता है 1? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस चीज पे? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। वो क्या कहता है कि जो जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है ना अकाउंटिंग करते हुए, उन सबको डिस्क्लोज करो और एक जगह डिस्क्लोज करो। उससे क्या होगा, जब आप P&L बैलेंस शीट देखेंगे और उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ये मेथड अपनाए हैं, ये पॉलिसी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वाला काम किया गया। रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर हो सकता है स्टेचुरी रिक्वायरमेंट ना हो डिस्क्लोजर की, गवर्नमेंट ने नहीं कह रखा, कंपनी लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहेगा तो करनी पड़ेगी। तो जहां ऐसा एरिया है जहां पर एज पर द लॉज रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन जरूरत हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग के लिए जरूरी हो, तो वो कह सकते हैं कि आपको ये भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रखना है जिससे कि यूजर को फायदा हो जाए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले को फायदा हो जाए। कंपेरेबल करने लायक बनाने के लिए पिछले साल की फिगर को भी हम साथ में लिखते हैं इस साल की फिगर के साथ। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की 2 साल की फिगर रहती है, हम उसे आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। और कंपेयर करने के लिए पॉसिबल तभी है ना जब मेथड एक जैसे चल रहे हो। पिछले साल आपने रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लगाया डेप्रिसिएशन का, तो इस साल भी वही लगाए। तो कंपेरेबिलिटी रहती है कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना केवल अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस से, बल्कि अपने बिजनेस को इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से भी कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा रहता है हमारे लिए। अब स्टैंडर्ड बनते कैसे, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता कैसे, कौन बनाता है इसको। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जिम्मा उन्हीं का ही है जो आप लोग कोर्स कर रहे हैं, मतलब ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालता है। क्योंकि हम लोगों से ज्यादा कोई अकाउंटिंग के मामले में नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक मैक्सिमम लेवल वाला कोर्स कर रहे हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में इस आप लोगों से ज्यादा, हमसे ज्यादा कोई जानकार नहीं है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा? जो जानकार है। तो ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है अपने आप ही सब कुछ करके बता देगा कि भैया यही है। क्यों? क्योंकि
और बहुत सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है और सब लोगों को साथ में लेकर भी चलना है। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट होता है तो सबको साथ में लेकर के बात करी जाती है। अब देखो हमारे घर में अगर हम देखें माता पिता हमारे, तो हमें एक दो भाई बहन होते हैं, एक दो तीन होते हैं, तो उन्हीं को ही संभालने में उन्हें इतनी मुश्किल आती है। आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, हम कुछ और कह रहे हैं, दूसरा कुछ और कह रहा है, कहना नहीं मान रहे, है ना। तो अब ये देखो कि पूरे इंडिया में आपको एक ही टाइप की अकाउंटिंग फॉलो करवाना कितना मुश्किल है, और अगर यही बात करें पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में तो और मुश्किल है। हर कंट्री का अपना हिसाब है, कोई कहना थोड़ी ना मानेगा, किसी की नौकरी थोड़ी ना कर रखी है, तो वो कहेंगे जी हम तो नहीं मानते, हम तो अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। तो ये भी अपने आप में बड़ी मुसीबत है। तो इसके लिए सोचा गया कि देखो अकाउंटिंग एक जैसी होनी चाहिए, तो एक प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी, हमारी कंट्री में तो आईसीआई है, तो क्या क्या रह गया, एक है ना इंटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया 1977, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका काम क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम था कि जहां पर भी जरूरत है, द ICI हैज टेकन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव फॉर द इशुएंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस इज फुली कंसल्टेटिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो मतलब हमारा 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो था वो था, अब उसमें इंडिया का ICI भी मेंबर है। अब उसमें क्या होता है कि वो पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, और जो किसी पर्पस के लिए उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किया, तो हमारा ICI भी इसमें मेंबर है, वो भी बात होगी। तो वो इंडिया पर भी अप्लाई अगर जरूरत है करने की, तो इंडिया में भी अप्लाई करेंगे, लेकिन इंडिया में अगर एज इट इज अप्लाई नहीं हो सकता तो उसमें कुछ प्लस माइनस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, तो उसमें हम कुछ काम कर सकते हैं। तो इसका सेटिंग प्रोसेस कैसे चलेगा? ASB का क्या मतलब बताया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसीडर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते थे वो, और बाद में फिर नाम क्या बदला, नए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या रखा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS, while framing accounting standard in India and tried to integrate them in the light of applicable law, custom, usage and business environment. The composition of ASB include तो हम क्या करते हैं कि जब इंडिया में अप्लाई होगा तो इंडिया की कंडीशन के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। आप पिज्जा खाते हैं, आया होगा पिज्जा कभी? पिज्जा कौन सी कंट्री से आया हुआ है? डोमिनोज कंट्री है बेटा। कहाँ से आया है? इटली से आया है। अगर आप इटली जाए वहां पिज्जा खाए, हो सकता है उसका टेस्ट ऐसा ना हो, वहां कुछ अलग ही होगा, है ना। हम चाउमीन खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, कहाँ से आई है ये? चाइना, चाइना या अदर इस टाइप की, जापान, चाइना, कोरिया, इन कंट्री की है ये, इंडिया का तो है नहीं। हम तो चाइनीज फूड भी बोलते ही हैं इनको, चाइना से आया हुआ है। आप चाइना में जाकर के नूडल्स या चाउमीन खाएं, वो ऐसी थोड़ी ना होगी, ये तो देसी चाउमीन इंडिया के हिसाब से बन गई है। इवन इंडिया के अंदर भी अलग अलग जगह के हिसाब से, वहां के टेस्ट के हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं। अब हम साउथ इंडियन फूड खाते हैं, है ना, डोसा, मसाला डोसा खा रहे हैं जी। अब डोसा आप साउथ इंडिया में एक्चुअल में जाकर खाएं या यहाँ खाएं नॉर्थ इंडिया में, तो वहीं पे टेस्ट में बड़ा फर्क आ जाएगा। आपको सांभर के टेस्ट में बड़ा फर्क आएगा। आप गुजरात में खाएं, वहां पर मीठा सांभर मिलेगा आपको। गुजरात में तो हर चीज में मीठा डाला जाता है, हर सब्जी में मीठा डाला जाता है। तो जिस जगह के जैसा देश वैसा वेश, तो जहां होते हैं वहां के हिसाब से चेंजेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इंडिया में वाइल फ्रेमिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, तो हम चाहते हैं कि सबको साथ में लेकर चलें, सबको लें, और इंडिया के हिसाब से भी इन द लाइट ऑफ द एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, यूसेज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री, उन सबका ध्यान रखते हैं। कंपोजिशन ऑफ
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंक्लूड, अब इसमें क्या रहता है, एक जो था ये तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये तो इंडिया में बना था, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना था, उसके अंदर इंडिया का इंस्टीट्यूट भी मेंबर है, वो उसके बारे में भी ये भी बात आ जाएगी। तो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया उसमें ये नहीं है कि केवल आईसीआई है, वो और इंडस्ट्री और सब लोगों को लिया गया है ना, जैसे सीआईआई, एफआई, सीसीआई, फिक्की बोल देते हैं उसको, इन सबको भी ऐड किया गया। इसके अलावा ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तो आईसीआई ने बनाया ही था, है ना। मैं जब पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो मेरे दिमाग में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में बात चल रही थी, तो मैं वो बता रहा था कि पूरी दुनिया में ने बनाया, वो अलग बनाया, इंडिया में भी बनाया। इंडिया में कौन लीडर था? आईसीआई, तो उन्होंने बनाया और उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, इन्होंने कहा हम बनाएंगे, है ना। अब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बनाते हैं वो हम एमसीए को रिकमेंड करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, कि आप कंपनी पर भी ये अप्लाई करें। तो वैसे तो अप्लाई हो ही जाता है। कैसे अप्लाई होता है कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब ऑडिटर, भाई कंपनी का ऑडिट होना जरूरी है, कंपलसरी है, तो कंपनी का ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें बताता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो है या नहीं, तो वो तो हो ही गया। लेकिन वो केवल ऑडिट रिपोर्ट तक सीमित ना रहे और वो अकाउंटिंग करते हुए एक्चुअल में सब, भाई मान लिया कोई नहीं कर रहा है फॉलो, तो कंपनी लॉ, एमसीए तो कुछ नहीं कहेगा ना, क्योंकि एमसीए ने तो नहीं कहा कि ये सब करो, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई कह रहा है। वो कह रहा है भाई ये सीए ऑडिट में रिपोर्ट में डालेगा तो डालता रहे। तो भाई कंपनी जबरदस्ती तो नहीं है ना कि उसको करेगी, ऑडिट रिपोर्ट में ही तो आएगा कि भैया ये है। तो एमसीए अगर कहेगी नहीं आपको भी ये करना है, तो उनके लिए कंपलसरी होगा, कंपनी लॉ भी कह रहा है। तो एमसीए ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कह दिया, हाँ भाई ये है। उन्होंने क्या करा, अब सबकी ना कुछ ही, आईसीआई कह रहा है कि हमारा, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ला रहे हैं तो हमारा है। एमसीए कहेगा कि यार हम इनके नीचे काम करेंगे, हाथ के नीचे, नहीं जी इनका नहीं है, हमारा है। उन्होंने अपना नाम बोल दिया, वो कॉपी पेस्ट मार दिया, समझ रहे हो। तो ये वाली बात है। तो हम क्या करें, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को समझते हैं कि इंडिया में मान लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने स्टैंडर्ड सेट करना है, तो उसके लिए क्या सोचेंगे। सबसे पहले कौन से एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, हमें कहाँ लग रहा है कि यहाँ बहुत गड़बड़ कर रहे हैं सब, अकाउंटिंग में दिक्कत आ रही है, तो ये एरिया हम सबसे पहले देखेंगे, क्या एरिया है जहां पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है। तो फिर हम स्टडी ग्रुप बनाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है, अलग अलग प्रोजेक्ट और ड्राफ्ट बनाने के लिए सबसे बात करता है, और एक देखता है कि इसमें क्या जरूरत है, क्या है हमें, अभी हमने 4 चीजों के बारे में तो डालना ही है। रिकॉग्नाइज कैसे करें किसी इन चीजों से रिलेटेड, मेजरमेंट कैसे करें, उसको प्रेजेंट कैसे करें, और डिस्क्लोजर कैसे, तो ये सारी चीजें उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डालनी पड़ेंगी हमें, है ना। और प्राइमरली उसका ड्राफ्ट बनाया जाएगा और सबको दिया जाएगा और बताया, पूछा जाएगा आपको कोई इसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट लगती है, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अलग अलग लोग, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे पास भी मेल आ जाता है कि ये नया ड्राफ्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर, आपको अगर कोई लगता है कि इसमें आपको कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं, हम मेल करके बता सकते हैं भाई इसमें ये नहीं है, ये होना चाहिए। उसके बाद वो माने ना माने उनकी इच्छा है। तो फिर हम ड्राफ्ट, वही है ना, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड सर्कुलेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ड्राफ्ट होगा वो आईसीआई और बाकी सबको भेजेगा, सेबी को, सीएजी को, सीबीडीटी को, सबको भेजा जाएगा कि आप सब देखो और कोई दिक्कत लग रही है तो आप हमें बताओ, है ना। तो अलग अलग बॉडीज से भी हम व्यूज मांगते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग बॉडी से, उनसे हम राय मांगते हैं, और फिर फाइनली हम उसका एक एक्सपोजर ड्राफ्ट फाइनलाइज करते हैं कि हाँ भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट पर जो कमेंट आते हैं हमारे पास, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया कि भैया ये लगभग लगभग है, अब और भी किसी को बताना है जनरल सबको तो बता दो,
अगर हमें कोई बहुत अच्छी सही चीज लगी जहां पर हमारा दिमाग नहीं गया और लोगों ने बताया किसी और ने, तो उसको हम ठीक कर देंगे। तो कंसिडरेशन ऑफ कमेंट रिसीव्ड ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द ड्राफ्ट क्या करता है, सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है, ये काउंसिल ऑफ आईसीआई को दे देता है कि आप इसको देखो और इसे अप्रूव करो। ठीक है, अगर उन्हें कुछ लगता है मॉडिफिकेशन करना है काउंसिल ऑफ आईसीआई को, तो वो मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो, और उसके बाद उसे एज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिया जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए इशू कर दिया जाता है। तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये नहीं है कि 1 मिनट में, 1 दिन में या 1 महीने में हो जाएगा, इसमें समय लगता है। हाँ, अब वो जो मैंने गलती से शुरुआत में थोड़ा सा बोल दिया था, वो अब आया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कि हमारे पास ये क्या होता है, इसे ये कब बना, कैसे बना, और इसमें क्या क्या काम होता है। तो क्या किया गया, 1973 में इसे बनाया गया था। तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना वो 1977 में, है ना। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब बना, 1973 में। और ऑब्जेक्ट क्या था, ग्लोबली एक जैसी स्टैंडर्ड बनाया जाए अकाउंटिंग का। अब अगर मान लिया, अब देखो इंडिया की कंपनी ही कितनी जगह देशों में काम करने के लिए जा रही है, टाटा, बिरला, रिलायंस कितनी कंट्री में काम कर रहे हैं। तो अब अगर मान लिया आप श्रीलंका में गए, वहां का अकाउंटिंग बिल्कुल ही अलग है, तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर आप, जैसे हम बताएं, अब मान लिया मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, अगर हम पूरी दुनिया में जाएं, हर जगह हिंदी बोली जाए और समझी जाए, तो हमारे को कितनी दिक्कतें नहीं होंगी। भाषा की वजह से जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया में हम कहीं पे भी जाएंगे, वहां पर एक ही भाषा बोली जा रही है, तो कितना आसान हो जाएगा जीना। अभी तो आधी टेंशन होती है, आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर वो कुछ और कह रहे हैं, समझ रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, समझ। अब कहीं और जाएंगे तो वो काम धंधा भी नहीं कर सकते आराम से, आप जॉब भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती। कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत ही ज्यादा अपनी जो उनकी कंट्री मदर टंग है उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ये है कि सेंसिटिव है, वो कुछ और को ज्यादा अलाउ नहीं करते। फ्रांस वाले फ्रेंच को बहुत बढ़ावा देते हैं ना, स्पेन वाले स्पेनिश को बहुत बढ़ावा देते हैं, चाइना वाले चाइनीज को बहुत बढ़ावा। एक भारत देश हमारा इतना प्यारा है कि यहाँ जो भारत देश में हिंदी बोलने वाला है वो आउटडेटेड है, बेकार इंसान है, और इंग्लिश बोलने वाला अच्छा है, हाई फाई आदमी। इवन दो कि जो हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसके एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री कौन सी है, हिंदी, हिंदी पिक्चरों में काम करते हैं, इंटरव्यू या कुछ होता तो इंग्लिश में बात, क्योंकि हिंदी में बात करने से तो इज्जत घट जाएगी ना, थोड़े आउटडेटेड से पुराने टाइप के बेकार अनपढ़ लोग लगेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवर द ईयर्स ये कुछ ऐसा सिचुएशन बनाया गया जिसकी वजह से हम लोगों को, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े या गांव से आए, उन्हें इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो उनके मन में एक थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ भाई हम औरों से काफी पीछे हैं। ये सच्चाई नहीं है लेकिन ऐसा फील होता है सब। खैर यहाँ पर क्या करा है, लंदन बेस्ड ग्रुप बनाया गया यूके में, और उसका नाम क्या रखा गया, क्या नाम रखा गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, क्या नाम रखा गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। और इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। तो हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, उसका क्या काम था, इंडिया में जरूरत के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाए। और इनका क्या काम है, इनका पूरी दुनिया में जरूरत के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाए। ठीक है, तो ये जून 1973 में बना। इट इज प्रेजेंटली नोन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो पहले हमने बनाई थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, अब क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसमें 75 कंट्री से ज्यादा कंट्री थी, जिसमें इंडिया भी है। ठीक है, प्राइमरली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या कमेटी जो बनी थी
उसका काम ये था कि फॉर्मुलेट करे और पब्लिश करे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसको देखकर हर कंट्री अपनी कंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना पाए। एक बेस तो बना लेंगे वो कम से कम, ठीक है। तो पूरी दुनिया में इनको कोशिश की गई कि प्रमोट किया गया कि इसी के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आप अकाउंटिंग करिए, ठीक है। तो ये एक और जो जो कंट्री जुड़ी उन सबको एक प्रेशराइज किया गया कि भाई आप लगाओ इस सबको, उससे फायदा क्या होगा, सबकी अकाउंटिंग जैसी होगी, तो आपस में दूसरी कंट्री में हम जाकर अकाउंटिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब 73 में बनी थी ना, 73 से 2001 तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए, ठीक है। तो अब 97 में इन्हें और 99 में इन्हें ये एहसास हुआ कि हम थोड़े आउटडेटेड से हो गए, थोड़े पुराने हो गए, तो इन्होंने रीस्ट्रक्चर करने के लिए सोचा और ये रीस्ट्रक्चर हुआ 1 अप्रैल 2001 से एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि सब्सिक्वेंटली IASB इशूड स्टेटमेंट अबाउट करंट एंड फ्यूचर स्टैंडर्ड। IASB पब्लिश द स्टैंडर्ड इन सीरीज ऑफ प्रोनाउंसमेंट, और उसका नाम बदल के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह क्या रखा गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। However, IASB has not rejected the standard issued by IAC। तो क्या क्या, पहले नाम क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, उसका नाम बदल के क्या किया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या इशू करती थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या इशू कर दिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये कह रहे हैं कि जब ये आया तो इन्होंने इसको खत्म नहीं करा, इन्होंने कहा वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और हमें IFRS, ठीक है। तो जो यहाँ लिखा है, IASB हैज नॉट रिजेक्टेड द स्टैंडर्ड इशूड बाय IASC, जो पहले से इशूड हो चुके हैं उन्हें रिजेक्ट नहीं किया। दोस प्रोनाउंसमेंट कंटिन्यू टू बी designated it as international accounting standard issued by IAC till 2001 are known as IAS, और 2001 के बाद वालों को क्या बोलते हैं, IFRS, ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या रहा सीन, तो इंडिया में जो इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो कौन कौन से थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें हम क्या सीखते हैं कि हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे डिस्क्लोज करें, ठीक है। तो इसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ये हमारा AS1 में रहता है। AS2 किस पर है, इन्वेंट्रीज पर, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे हो, और हर एक में अब इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसको मेजर कैसे करेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, इसकी डिस्क्लोजर कैसे होगी, ये सब कुछ इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किस पर है, कैश फ्लो पर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे ये कौन बताएगा हमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किस पे है, कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है कि हमारी बैलेंस शीट डेट के बाद में जो कंटीजेंसी या इवेंट हुई है उसको हम कैसे इंकॉर्पोरेट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च को बन जाती है, नहीं, 31 मार्च को ईयर एंड होता है। अब बैलेंस शीट बनने में तो समय लगता है, तो 31 मार्च वाली बैलेंस शीट पता चला 2-3 महीने में बनी। अब उन 2-3 महीनों में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, तो उसको हमें चेंज करना है या नहीं, हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए वो सारी चीजें हमें देखना। AS5 है हमारा, हम प्रायर पीरियड आइटम के बारे में बात करते हैं और नेट प्रॉफिट और लॉस करंट ईयर में हम बात करते हैं, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे हो, कब हो, उसका इस साल के प्रॉफिट पे और फ्यूचर के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं।
ये एक्चुअल में क्या होता है, ये अपडेट होते रहते हैं। मान लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आया पहले, फिर उसको अपडेट हो गया, तो वो नंबर अब जो आपको ईयर दिख रहा है वो अपडेटेड वाला दिख रहा हो, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, तो यही है कि पहले जो आया वो पहला नंबर था, उसके बाद जो आया उसका अगला नंबर था, लेकिन अब जो बाद में अपडेट करते हैं तो वो ईयर अपडेटेड ईयर आ जाए, ठीक है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो जब अपडेट हुआ तो उसमें ये बताया गया। और कई बार क्या होता है, ये तो अब हो गया, अभी हमें पता चल जाएगा। AS6 है, जैसे AS6 डेप्रिसिएशन पर था, ठीक है, और AS10 फिक्स्ड एसेट पे था। अब क्या हुआ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, IFRS के हिसाब से इंडिया में इंड एस आया 16, वो था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, मतलब फिक्स्ड एसेट, उसका नाम बदला गया, फिक्स्ड एसेट को क्या बोला गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर डेप्रिसिएशन की भी सारी चीजें लाई गई। तो हमने क्या करा, कुछ इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में IFRS वाले भी हैं, इंड एस वाले भी हैं, नए वर्जन के भी कुछ इसमें डाल दिए। तो जब वो लाया तो हमने AS10 रिवाइज करा, AS10 था फिक्स्ड एसेट, उसे रिवाइज करके बोल दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके अंदर डेप्रिसिएशन की बात भी आ गई। तो डेप्रिसिएशन पे जो अलग से था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसे हटा दिया, तो ये विड्रॉ कर दिया कि अब नहीं है ये। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम पुल ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो इन सब से रिलेटेड हमारा एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये कई मल्टीपल जो हमारे ईयर्स में जाकर के, फाइनेंशियल ईयर में जाकर हमारा काम कंप्लीट होता है। तो कब कौन से ईयर में हम प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करें, कौन से ईयर में ना करें, रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, कब ना करें, तो वो सब AS7 में आता है। AS8 था हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, लेकिन जब AS26 आया इंटेंजिबल एसेट पर, तो AS26 इंटेंजिबल एसेट पर था, तो AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बात भी वहीं पर इंक्लूड हो गई AS26 में, तो फिर इसे विड्रॉ कर दिया। AS9 है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन पर, कि हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करें, कब ना करें, किसको रिकॉग्नाइज करें, किसको ना करें, वो हमारा AS9 में रहेगा। AS, ये सारे पढ़ने हैं हमने, सारे के सारे। AS10 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, जो हमें PPE के बारे में वही चारों चीजें बताएगा, कब रिकॉग्नाइज करें, कैसे मेजर करें, कैसे प्रेजेंटेशन हो, और कैसे डिस्क्लोज होगा। AS11 है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में, कि हम जब फॉरेन करेंसी में जब डील करते हैं, तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कैसे हम लिखें, तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, आज आपने लिख दिया, आज डॉलर है 82 का, आपने लिख दिया, साल खत्म हुआ उस समय डॉलर 85 का है, तो वो उस लॉस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, कहाँ लिखें, P&L में लिखें, बैलेंस शीट में वैल्यू को चेंज करें ना करें, वो सब हमारा AS11 हमें बताता है। हमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से कई बार ग्रांट मिलती रहती है, तो गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलती है उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 हमें बताता है, कि जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है, वो ग्रांट हमें जो है उसके बारे में डील कैसे करना है। ये रिकरिंग नेचर की भी मतलब हमारा सेल्स से रिलेटेड हो सकती है ग्रांट, हमारी ये असेट से रिलेटेड हो सकती है, कोई एसेट हमने खरीदी उससे रिलेटेड हो सकती है, तो ये सब हमारे पास रहता है, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है हमें, जब हम किसी कंपनी में किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, कहीं और पैसा लगाते हैं, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, करंट इन्वेस्टमेंट की कैसे होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कैसे अकाउंटिंग होती है, उस पर जो हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तो वो सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले। अमल कमीशन होता है, अमल कमीशन का मतलब होता है दो कंपनी मिलकर काम करती हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बता रखा है कि अमल कमीशन पर आपकी कैसे अकाउंटिंग होगी। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है न्यूमेरिकल, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं, ये काफी बड़ा चैप्टर है। हम जो जैसे ये है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे 1 to 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन काफी ज्यादा हम करेंगे।
बाकी में तो ठीक ठाक करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें पूरा फुल फ्लैश चैप्टर अलग है जो हमारा अकाउंटिंग करेगा। ऐसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट पे भी है और अमलगमेशन पर भी है। अमलगमेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों में ही हम अच्छी खासी सी क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, और पूरा एक अलग से चैप्टर ही मानकर चलिए। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो होते हैं उन सब की अकाउंटिंग कैसे करी जाए, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बताता है हमें। जब हम लोन लेते हैं तो बोरोइंग कॉस्ट उस पर देते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाए, हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है। हमारे बिजनेस आजकल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम अलग अलग एरिया में, जियोग्राफिक एरिया में काम करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट में काम करते हैं, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग एक हमारा अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 आ जाता है, जो सेगमेंट वाइज प्रेजेंटेशन करने के लिए बोलता है कि आप सेगमेंट वाइज प्रेजेंटेशन करें। एस 18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। आप अगर किसी रिलेटेड पार्टी के साथ डील करते हैं तो उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पर आती है। क्यों? क्योंकि आप रिलेटेड पार्टी के साथ डील कर रहे हो तो वहां बहुत ज्यादा चांस है कि आप वैल्यू में गड़बड़ करो या कोई ट्रांजेक्शन में गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो वहां डिस्क्लोजर हो जाए कि ये रिलेटेड पार्टी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। अकाउंटिंग फॉर लीज AS 19 में आती है। लीज का मतलब होता है कि आप कोई चीज किराए पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दो टाइप की लीज है, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज एक्चुअल में जैसे कोई चीज किराए पे लिया, और फाइनेंशियल लीज जैसे आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है कोई चीज, जैसे आपने हायर परचेज सिस्टम पढ़ते हैं, आपने कोई चीज खरीदी है लेकिन पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, ओनर आप है, तो वो होता है फाइनेंशियल लीज। और आप ओनर नहीं है, कोई चीज एक्चुअल में किराए पे यूज कर रहे हैं, तो वो होता है ऑपरेटिंग लीज। वो दोनों ही हम यहाँ पढ़ते हैं। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाले, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 हमें बताता है कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट होती है, एक अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, एक डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो वो दोनों हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 21 ऑनवर्ड्स हमारे थोड़े से अलग टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू हो जाएंगे, थोड़े से अलग, थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातों पर। जैसे AS 21 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक अलग चैप्टर है जिसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में अकाउंटिंग करते हैं। जैसे याद हो आपने होल्डिंग कंपनीज होता है, तो वो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी की अकाउंटिंग कैसे हो, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में हम पढ़ते हैं। 22 में हम टैक्सेशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आता है, वो सब क्या होता है, क्या परमानेंट डिफरेंस होता है, क्या टाइमिंग डिफरेंस होता है, वो सब AS 22 में हम पढ़ते हैं। कि हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेशन कुछ हो रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो सब क्या आता है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अगर हम ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर हमने 20% से ज्यादा पैसा लगा रखा है, किसी कंपनी के 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स हमारे पास है, तो हम उसे एसोसिएट बोलते हैं। और उस एसोसिएट में हम लोग अकाउंटिंग कैसे करें, किस मेथड से करें। जैसे यहाँ पर तो मोर देन 50% शेयर खरीदे होते हैं AS 21 में कंसोलिडेशन करते हुए, उसे होल्डिंग सब्सिडी बोलते हैं, जहां पर हमने क्या कर रखा है, मोर देन 50% शेयर खरीद रखा है। लेकिन 50% से ज्यादा नहीं है, लेकिन 20 से ज्यादा, तो उसे एसोसिएट बोल देते हैं। तो उसमें अकाउंटिंग कैसे करी जाए वो हम यहाँ AS 23 में सीखते हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, हमारा कोई बिजनेस बंद हो गया है तो भी हम उसके बारे में कुछ प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस बंद होने के बाद भी उसकी कुछ ट्रांजेक्शन होती रहती है। जैसे कोई असेट बची है उसे बेचा है, कोई पुराने बेड डेट्स हैं वो रिकवर हुए हैं, कोई पुराना पैसा था बेचा था वो वापस आया, कोई माल बचा हुआ उसे हम बेच रहे हैं, बिजनेस बंद हो गया। तो इस तरीके से उन सब के बारे में क्या किया जाए, वो AS 24 आता है। AS 25 आता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है हमारे बिजनेस की ईयर एंड में, लेकिन क्या पूरे साल तक हम इंतजार करते हैं क्या होगा, पूरे साल भर तक हमें पता ही नहीं चलेगा कंपनी के साथ क्या हो रहा है। तो लिस्टेड कंपनीज वगैरह के लिए गवर्नमेंट ने, सेबी ने, इन सब ने बोला कि आप क्या करो,
क्वार्टरली बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो। तो आप क्या करो, क्वार्टरली बेसिस पर आप P&L बैलेंस शीट बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ और बताओ कि भैया आपका क्या हो रहा है, ताकि हर 3 महीने में हमें थोड़ा सा पता चल पाए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, हम डिटेल में बहुत ज्यादा चाहें तो बताएं, चाहे तो ना बताएं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें बताना ही पड़ेगा। S26 आता है इंटेंजिबल असेट्स पर। जो असेट्स हमारी इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, रिकॉग्निशन कैसे होगी। S27 है जॉइंट वेंचर वाली कंपनी में अगर आपने जॉइंट वेंचर में काम किया है। देखिए, एक होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर मिलकर के काम करते हैं। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर में कोई भी आपस में मिलकर काम कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक काम के लिए मिलते हैं। मान लिया एक पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए मिले बस, वही है जॉइंट वेंचर। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे हो, वो AS27 में आता है। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, आपकी बैलेंस शीट में असेट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट में वैल्यू कम है, तो जो डिफरेंस है उस लॉस को हम इम्पेयरमेंट ऑफ असेट बोल देते हैं। ये थोड़ा बहुत AS10 को भी इफेक्ट करता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो इम्पेयरमेंट ऑफ असेट में हम लॉस ऑन असेट, या हम कह रहे हैं कि हमने जो डेप्रिसिएशन का रेट लगा रखा है वो एक्चुअल में कम है, तो जो डेप्रिसिएशन जितना लगाने के बाद वैल्यू है उससे भी ज्यादा लॉस है, तो उसे हमें कहाँ डालना है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट में लॉस मानना है उसे। S29 है प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट। हम प्रोविजन कब और कैसे बनाते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है उसे हम कैसे डिस्क्लोज करते हैं, कंटीजेंट एसेट क्या होती है उसे कैसे डिस्क्लोज करते हैं, ये सब कुछ हम AS29 में सीखने वाले। 30, 31 और 32 ये आए थे, फिर उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि जिन्होंने लाए उन्हें ही नहीं समझ में आया क्या बोला है, क्या है वो, किसी को भी समझ में नहीं आया। तो वो यहीं तक है आपके लिए, AS29 तक। तो यहाँ पर हमें ये पूरे के पूरे करने हैं, बीच में जो 2 हट गए हैं उनके अलावा हमें सारे ही करने हैं। तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें पढ़ने हैं। तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में हमें कम से कम 50-60 घंटे लगेंगे। और अगर हम इसको अमलगमीशन और कंसोलिडेशन को भी इसमें पूरा और कैश फ्लो स्टेटमेंट को डाल दें तो 100 घंटे तो हमें केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में ही लगेंगे। और ये लगभग लगभग आपके कोर्स का 70-80% कंटेंट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चे कहते हैं कि ये बकवास है और इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब नहीं छोड़ सकते। पहले तो 5-6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, बच्चे छोड़ देते। अब 5-6 तो है नहीं, अब तो सारे ही है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। जो हमारी स्टडी मटेरियल ऐसी है कि वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वाइज नहीं दिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 2 3 4 ऐसे नहीं दिए। वहां पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अलग अलग टाइप के ग्रुपिंग में दे रखे हैं। जैसे इन्होंने कहा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब याद करो, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक तो AS1 है, वो क्या बताता है कि आप क्या को जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है उसे डिस्क्लोज करो। AS3 किस पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट डबल अकाउंटिंग सिस्टम का एज सच पार्ट नहीं है, ना तो वो जनरल है, ना लेजर है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वो अलग से BRS की तरह एक अलग से इंफॉर्मेशन के लिए एक शीट पर बनाई हुई चीज है, प्रेजेंटेशन के लिए ही है ये भी। A17 सेगमेंट रिपोर्टिंग पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी किस चीज के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए ही है। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर भी इसी चीज के लिए है। AS20 अर्निंग पर शेयर भी इसी चीज के लिए है ना। AS24 and 25 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी प्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो इन सबको हमने एक चैप्टर के अंदर डाल दिया। तो इनको पहले पढ़ेंगे, फिर एक अलग चैप्टर बनेगा, उसमें अलग टाइप की होंगी, उनको सब एक ग्रुपिंग। इससे थोड़ा फायदा क्या होगा कि एक दूसरे से रिलेटेड है, तो थोड़ा हमारे को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में AS1 3 17 18 20 24 एंड 25 आ रहे, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
अब असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक तो हमें पता है कि इन्वेंट्री हमारी एसेट होती है, तो AS2 हमारा असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, AS10 हो गया PPE पर, AS13 हो गया इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट होती है, AS16 हो गया बोरोइंग कॉस्ट में भी हम सीखते हैं कि असेट में कौन सी बोरोइंग कॉस्ट को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। AS19 लीज भी एसेट से रिलेटेड ही है, फाइनेंशियल लीज को असेट की तरह ट्रीट किया जाता है। AS26 भी इंटेंजिबल असेट भी एसेट पर ही है। AS28 इम्पेयरमेंट लॉस भी असेट से रिलेटेड ही है। तो देखिए कितने सारे हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो असेट से रिलेटेड है। लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट, ये हमारे खर्चे होते हैं, तो अगर हमने अभी दिए नहीं है तो लाइबिलिटी से रिलेटेड हो गया एक तरीके से। प्रोविजन हम लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी वगैरह दो हैं ये हमारे लाइबिलिटी से रिलेटेड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पेयर करती है आइटम्स वो उनसे रिलेटेड है, तो AS4 कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस, AS11 चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS22 टैक्सेस ऑन इनकम। ये सब हमारी एक अलग ग्रुप में आएगा। रिवेन्यू बेस्ड में कंस्ट्रक्शन में होता है कि रिवेन्यू कैसे है हम रिकॉग्नाइज करें। AS9 किस पे है कि भैया रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें। अदर अकाउंटिंग बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS12 गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, AS14 हमारा अलग से आ जाएगा। कंसोलिडेशन से रिलेटेड हमारे AS21 है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसमें हमारी क्या रहता है, बहुत सारी भी सब्सिडी हो सकती है, एक भी हो सकती है, तो यहाँ पर एक ही है। AS23 एसोसिएट में, AS27 जॉइंट वेंचर में जो इन्वेस्टमेंट है ये अलग है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक अभी हमने पढ़ा, लगभग 50% ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है ना। तो बाकी का 50% हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि आप लोग सो ना जाए, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड है तो आपके लिए बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बेचैनी होती है कि क्या ये हो गया, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ी बेसिक सी बात हमने जानी है, अभी और हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे इसके बारे में, और काफी अच्छे से तसल्ली से जानेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हमें पता है कि 70-80% मार्क्स को कवर कर रहा है तो इसे अच्छे से तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है।